हमारी क्लास में हम लेंस और लेंस के प्रकार, गोलीय पृष्ठ द्वारा अपवर्तन, इन 3 टॉपिकों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले लेंस क्या है? स्टूडेंट्स, लेंस 2 पारदर्शी माध्यम से घिरा हुआ एक पृष्ठ होता है जिसमें दोनों पृष्ठ या तो वक्रीय या एक पृष्ठ वक्रीय और दूसरी समतल होती है से बना निकाय लेंस कहलाता है। स्टूडेंट्स, कई बार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड एग्जाम की प्रायोगिक परीक्षा में पूछा जाता है कि लेंस और दर्पण में क्या अंतर है। तो स्टूडेंट्स, एक चीज का ध्यान दीजिएगा कि लेंस और दर्पण में काफी अंतर देखने को मिलते हैं, जिसमें सबसे पहला अंतर है कि लेंस पारदर्शी होते हैं जबकि दर्पण अपारदर्शी होते हैं। नंबर 2 के रूप में अपन कहते हैं कि लेंस में 2 वक्र पृष्ठ होते हैं जिसमें एक पृष्ठ वक्रीय और दूसरा समतल, ठीक है, या दोनों पृष्ठ वक्रीय लिए जा सकते हैं। जबकि दर्पण में स्टूडेंट्स एक ही वक्र पृष्ठ होता है जिसको हम परावर्तक तल के नाम से जानते हैं। तीसरा महत्वपूर्ण अंतर है, सबसे इंपॉर्टेंट अंतर के रूप में स्टूडेंट्स, जो लेंस होता है, इन लेंस का निर्माण, इनकी बनाने की प्रक्रिया और इनका रखरखाव काफी कठिन, काफी जटिल होता है। जबकि दर्पण का रखरखाव, उसका निर्माण अत्यंत सरल होता है। तो इस तरह से 3 अंतर मैंने आपको बताया है, मोस्टली को याद रखिएगा और भी आगे मैं इसको दोहराते रहूंगा। तो सबसे पहले दोबारा से जो स्टूडेंट्स लेट जुड़े हैं उनको मैं लेंस की परिभाषा दोबारा बोलता हूं। लेंस 2 पारदर्शी पृष्ठों से बना एक निकाय है जिसमें दोनों पृष्ठ वक्रीय या एक पृष्ठ वक्रीय और दूसरा समतल होता है से बना निकाय लेंस कहलाता है। स्टूडेंट्स, लेंस 2 प्रकार के होते हैं जिसको हम उत्तल लेंस और अवतल लेंस के नाम से जानते हैं। अवतल लेंस मुख्यतया लेंस 2 प्रकार के होते हैं जिन्हें हम उत्तल लेंस और अवतल लेंस कहते हैं। स्टूडेंट्स, उत्तल लेंस जो होता है यह बीच में से मोटा और किनारों पर से पतला होता है। बीच में से मोटा होता है, यह बीच में से मोटा व किनारों से पतला होता है, किनारों से पतला। जबकि अवतल लेंस स्टूडेंट जो होता है यह अपने पास बीच में से पतला व किनारों से मोटा होता है, किनारों से मोटा। ठीक है स्टूडेंट्स, दूसरा अंतर एक और सुनिएगा, ये लेंस आपतित किरणों को अभिसारित करता है, फैलाता है। आपतित किरणों को क्या करता है? ये फैलाता है, इसलिए इसे अभिसारी लेंस के नाम से जाना जाता है। जबकि ये लेंस अब स्टूडेंट्स अपसारित करता है, मतलब उसको, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया स्टूडेंट्स, उत्तल लेंस होता है आपतित किरणों को एक बिंदु पर मिलाता है, इसलिए इसको अभिसारी लेंस के नाम से जाना जाता है। जबकि अवतल लेंस जो होता है ये आपतित किरणों को फैलाता है, फैलाने का काम करता है, इसलिए इसको अपसारी लेंस के नाम से जाना जाता है। तीसरी अंतर स्टूडेंट्स सुनिएगा ध्यान से, इस लेंस की बनावट, यह लेंस सामान्यतया हम इस तरह से दर्शाते हैं न्यूमेरिकली और प्रैक्टिकली लेने में, और अवतल लेंस को हम स्टूडेंट्स इस तरह से दर्शाते हैं, ये अपने पास होता है अवतल लेंस इस तरह से। अपने सिलेबस में स्टूडेंट्स उत्तल लेंस है जिसको मैंने आपको कहा है कि उत्तल लेंस एक अभिसारी लेंस के नाम से जाना जाता है क्योंकि यह आपतित किरणों को अभिसारित करता है, मिलाता है, इसलिए इसको अभिसारी लेंस के नाम से जाना जाता है। जबकि अवतल लेंस आपतित किरणों को फैलाता है, इसलिए इसको अपसारी लेंस के नाम से जाना जाता है। ये लेंस बीच में से मोटे होते हैं और किनारों से पतले होते हैं, जबकि अवतल लेंस बीच में से पतले और किनारों से मोटे होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तीसरा चौथा अंतर सुनिएगा, उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो हमेशा पॉजिटिव बनती है, जबकि अवतल लेंस की फोकस दूरी हमेशा आपको नेगेटिव प्राप्त होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, एक और चीज सुनिएगा, एक चीज और सुनिएगा ध्यान से कि उत्तल लेंस के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वह सदैव वास्तविक होगा, केवल एक स्थिति को छोड़कर, और वह स्थिति कौन सी है? जब वस्तु को उत्तल लेंस के फोकस और प्रकाश केंद्र के मध्य रखा जाता है
तो प्रतिबिंब आपके पास आभासी, सीधा और आवर्धित बनेगा। इसके अलावा जितनी भी स्थितियां हैं सभी में प्रतिबिंब वास्तविक प्राप्त होता है। ओके स्टूडेंट्स, याद रखिएगा उत्तल लेंस के लिए जो भी प्रतिबिंब बनेगा वो केवल एक स्थिति को छोड़कर वो वास्तविक होगा। ठीक है, बहुत कंडीशन पे डिपेंड करता है प्रतिबिंब का। वास्तविक है तो उल्टा तो बनेगा ही बनेगा। ठीक है, वास्तविक है तो उल्टा तो बनेगा। ठीक, लेकिन एक स्थिति ऐसी है जब प्रतिबिंब आभासी सीधा बनेगा और वह स्थिति है जब वस्तु को उत्तल लेंस के फोकस और प्रकाश केंद्र के मध्य रखा जाता है तो बनने वाला प्रतिबिंब आभासी और सीधा होगा। अपने कोर्स में स्टूडेंट्स, मैं रिपीट कर रहा हूं दोबारा से, अपने कोर्स में उत्तल लेंस है। ठीक है, इस लेंस को उभयो उत्तल लेंस के नाम से भी जाना जाता है। उभयो उत्तल, इसको उभयो उत्तल कहने का रीजन कब होगा? जब इसकी दोनों पृष्ठ वक्रीय हो। ये जैसे कि मैंने बनाया है आपको चित्र में, ये दोनों पृष्ठ यदि स्टूडेंट्स वक्रीय है तो आप इस लेंस को उभयो उत्तल लेंस कह सकते हैं। चलिए थोड़ा सा जल्दी से संक्षेप में जो स्टूडेंट्स लेट जुड़ रहे हैं उनको मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं। आज का हमारा टॉपिक चल रहा है लेंस, लेंस के प्रकार, गोलीय पृष्ठ द्वारा अपवर्तन, जिसमें अभी हमने लेंस स्टार्ट किया है। लेंस के बारे में हमने कहा कि लेंस पारदर्शी माध्यम से बना एक समान माध्यम का एक ऐसा पृष्ठ है जिसमें दो पृष्ठ होती है। दोनों पृष्ठ या तो वक्रीय या एक पृष्ठ वक्रीय और दूसरी समतल होती है। ठीक है, मैंने आपको अंतर बताया लेंस में और दर्पण में। स्टूडेंट्स ध्यान रखना, ये सवाल एक प्रायोगिक दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि प्रैक्टिकल एग्जाम में आपसे पूछा भी जाएगा। और दूसरी बात यह, एक जनरल नॉलेज के लिए आपको ये पता भी होना चाहिए कि लेंस और दर्पण दोनों में मुख्य अंतर क्या होता है। मैं अपना अंतर डिफरेंस दोबारा बताता हूं आपको कि लेंस पारदर्शी होते हैं जबकि दर्पण अपारदर्शी होता है। नंबर 2, लेंस में दो वक्र पृष्ठ होती है, दो पृष्ठ होती है सॉरी, जिसमें से दोनों पृष्ठ वक्रीय या एक पृष्ठ वक्रीय और दूसरी समतल हो सकती है। दर्पण में केवल एक ही पृष्ठ होती है और वह भी अपारदर्शी होती है और इसको हम परावर्तक सतह के नाम से जानते हैं। तीसरा अंतर स्टूडेंट्स यह है कि लेंस का निर्माण अत्यंत कठिन होता है, इसका रखरखाव भी कठिन है और काफी खर्चीला भी होता है। जबकि दर्पण का निर्माण, इसका रखरखाव और इसकी प्रक्रिया काफी अत्यंत सरल होती है। ठीक है, इसलिए लेंस की तुलना में दर्पण अधिक उपयोगी बनता है। एक और अंतर मैं आपको बताने जा रहा था कि लेंस के द्वारा, जो बड़े लेंस होते हैं उनके द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है उसमें वर्ण विफतन, वर्ड पे लिखता हूं मैं, वर्ण विफतन और गोलीय विफतन का दोष पाया जाता है। गोलीय विफतन किसके द्वारा? लेंस के द्वारा। लेंस के द्वारा जो बने प्रतिबिंब होते हैं उनमें वर्ण विफतन और गोलीय विफतन, देखा होगा स्टूडेंट्स आपने, वर्ण विफतन का मतलब होता है कलर का फैलना। कई बार जैसे हम टीवी देखते रहते हैं तो एकदम से जो पिक्चर होती है उसमें कलर का फैलना, इसी तरह से जो लेंस के द्वारा हम प्रतिबिंब का निर्माण करते हैं, यदि उस वस्तु का कलर फैलता हुआ दिखाई देता है आपको तो ऐसे दोष को हम कहते हैं वर्ण विफतन। गोलीय विफतन का मतलब होता है कि कोई बड़ी सी वस्तु है और वह सीधी न दिखाकर आपको वक्रीय दिखाता है, तो ऐसे दोष को अपन कहते हैं गोलीय विफतन। ये दोष स्टूडेंट्स हमारे को लेंस में पाए जाते हैं जबकि दर्पण में इस तरह के दोष उपस्थित नहीं होते। हमने पढ़ा उत्तल लेंस और अवतल लेंस। हमने कहा लेंस दो प्रकार के होते हैं जिन्हें हम अवतल लेंस और उत्तल लेंस के नाम से जानते हैं। उत्तल लेंस बीच में से मोटे, किनारों से पतले, जबकि अवतल लेंस बीच में से पतले होते हैं और किनारों से मोटे होते हैं। नंबर 2, उत्तल लेंस होता है आपतित किरणों को एक बिंदु पर मिलाने का प्रयत्न करता है, मिलाता है, इसलिए इसको अभिसारी लेंस के नाम से जाना जाता है। जबकि अवतल लेंस क्या करता है? आपतित किरणों को फैलाता है, इसलिए इसको अपसारी लेंस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चित्र के रूप में अपन ने कहा कि ये लेंस बीच में से तो मोटा है और किनारों से पतला बनता है, और अवतल लेंस की चित्र के रूप में अपन ने कहा कि ये बीच में से पतला होगा और किनारों से मोटा होगा। चौथा अंतर हमने कहा कि लेंस में उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वह धनात्मक होती है, पॉजिटिव होती है, जबकि अवतल लेंस की फोकस दूरी हमें ऋणात्मक प्राप्त होती है। ओके स्टूडेंट्स,
ये तो हमारा टॉपिक था लेंस। अब मैं स्टूडेंट्स आपको गोलीय पृष्ठ द्वारा अपवर्तन कैसे ज्ञात करेंगे उसके बारे में अपन देखते हैं। अपना टॉपिक है गोलीय पृष्ठ द्वारा अपवर्तन। गोलीय पृष्ठ द्वारा अपवर्तन। स्टूडेंट्स इसको पतले लेंस के लिए अपवर्तन के रूप में पढ़ते हैं, क्योंकि इसके बाद की जो नेक्स्ट डेरिवेशन आपके पास बनेगी वो इसी टॉपिक का बेसिक होगा। तो स्टूडेंट्स काफी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, ध्यान से समझिएगा। स्टूडेंट्स हमारा टॉपिक है पतले लेंस द्वारा अपवर्तन। पतले लेंस के द्वारा अपवर्तन में हमने ये कहा कि हमारे पास एक वक्र पृष्ठ है LMN। हमने इसकी मुख्य अक्ष पर एक बिंदु है O। हमने ये माना कि बिंदु O N1 माध्यम में स्थित है जिस पर वस्तु स्थित है। इस N1 माध्यम से प्रकाश किरण इस वक्र पृष्ठ के बिंदु A पर आपतित होती है और जिससे वस्तु का प्रतिबिंब बिंदु I पर प्राप्त होता है। यह प्रतिबिंब वक्र पृष्ठ के N2 माध्यम में हमें प्राप्त होता है। स्टूडेंट्स हमने इसके संपर्क बिंदु पर यहाँ एक अभिलंब खींचा, तो हम जानते हैं कि आपतित किरण का अभिलंब के साथ बनाया गया कोण आपतन कोण I कहलाता है और अपवर्तित किरण का अभिलंब के साथ बनाया गया कोण अपवर्तन कोण R कहलाता है। हमने स्नेल के नियम का यहाँ उपयोग किया। हमने कहा स्नेल के नियम से हम जानते हैं sin I अपॉन sin R इज इक्वल टू N2 1, या आप इसको लिख सकते हो N2 बटे N1। हमने स्टूडेंट्स क्रॉस गुणा किया जिसमें हमारे पास बनेगा N1 sin I बराबर N2 sin R, या हमने कहा यहाँ पर यदि हमारे पास sin I लगभग बराबर है किसके I के व sin R लगभग बराबर है किसके R के, तो आपको मिलेगा N1I बराबर N2R। समीकरण नंबर 1 स्टूडेंट्स हमें यह प्राप्त होती है जिसका हम आगे उपयोग करेंगे। सुनिएगा ध्यान से दोबारा से। हमारे पास एक वक्र पृष्ठ है LMN, ठीक है। हमने इसकी मुख्य अक्ष पर N1 माध्यम में एक वस्तु बिंदु O पर रखी है जिससे आने वाली प्रकाश किरण का N2 माध्यम में प्रतिबिंब बिंदु I पर प्राप्त होता है। हमने बिंदु A पर एक अभिलंब बनाया, तो हमने कहा आपतित किरण इस अभिलंब के साथ आपतन कोण I और अपवर्तित किरण अभिलंब के साथ अपवर्तन कोण R का निर्माण करती है। तो स्नेल अपवर्तन की घटना के आधार पर हमने यहाँ पर स्नेल का नियम लागू किया, जिसके आधार पर हमने कहा sin I अपॉन sin R इज इक्वल टू N2 1, या N2 बटे N1 इसको लिखा जा सकता है। हमने इसका क्रॉस गुणा किया तो N1 sin I इक्वल टू N2 sin R, या हमने कहा sin I को हमने लगभग बराबर माना किसके I के और sin R को हमने लगभग बराबर माना किसके R के, तो हम इसको लिख सकते हैं N1I बराबर N2R। समीकरण नंबर 1 हमें यह प्राप्त होती है। ओके स्टूडेंट्स, देखिए मैंने यहाँ पर स्टूडेंट्स बिंदु A से एक लंब डाला इस तरह से, इसको मैं नाम देता हूं P पॉइंट, ठीक है। ये मेरे पास AP जो है वो H के रूप में मुझे प्राप्त होती है। मैंने कहा कि ये एंगल मेरे पास अल्फा है और ये एंगल मेरे पास बीटा, और इस एंगल को मैं मान लेता हूं फाई। तो स्टूडेंट्स मेरे पास यहाँ पर 3 त्रिभुज बनते हैं। ओके चलिए, तो पहले तो हम इस चित्र की सहायता से क्या है I और R का एक रिलेशन निकालना चाहते हैं। कैसे, सुनिएगा। मैंने चित्र के क्या लिख देता हूं, I के आधार पर हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज का जो बहिष्ठ कोण होता है आंतरिक सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है। तो हमने कहा कि I चित्र से अपने पास बनेगा I बराबर होगा, इसका सम्मुख कोण बनता है फाई और अल्फा, फाई प्लस अल्फा, ठीक है। वह R प्लस बीटा, R प्लस बीटा बराबर बनता है फाई। आपको मान निकालना है R का, तो R बराबर बनेगा फाई माइनस बीटा। मैंने इसको लिया समीकरण नंबर 2।
ठीक है, हमने समीकरण 1 व 2 को शामिल किया। ठीक है, 1 और 2 से हमने कंडीशन ली यहां पर कि वैल्यू रखने के लिए 1 और 2 में हमने वैल्यू रखी n1, i का मान रखा अल्फा प्लस 5 इज इक्वल टू n2 5 माइनस बीटा। ओके, थोड़ा सा हमने वेरिएबल को सेपरेशन रखा, कैसे कि n1 अल्फा प्लस n1 5, तो मैंने इस n1 5 को उधर प्रक्षालन कर दिया और बीटा को मैं इधर ले आता हूं, तो मेरे पास बनेगा n1 अल्फा, ये इधर आएगा तो प्लस का n2 बीटा बराबर 5 कॉमन यहां से बचता है n2 और ये इधर आ रहा है इसलिए माइनस का n1। समीकरण नंबर हमने इसको दिया नंबर 3। तो स्टूडेंट्स इस तरह से अपने पास ये समीकरण नंबर 3 प्राप्त होती है। ओके, हम समीकरण नंबर 3 तक पहुंच चुके, आगे हमारे पॉइंट को हम कंटिन्यू करते हैं। अब हम यहां पर 3 त्रिभुज अपने पास बने हुए हैं, इनका उपयोग करेंगे। कैसे, देखो जरा, मैं लाइन करता हूं। आपके पास सबसे पहले ट्रायंगल बनता है AOP, ट्रायंगल AOP, जिसमें हमने कहा देखो यहां से यहां तक की डिस्टेंस चूंकि वस्तु है, इसको हम पढ़ते हैं u के रूप में, और आपको पता है हमने हमारी वीडियो में बताया है बाईं ओर की जो भी डिस्टेंस होती है वह नेगेटिव रूप में लिखी जाती है। तो ये माइनस u ये प्रतिबिंब की दूरी है जिसको हमने लिखा v के रूप में, और ये वक्रता त्रिज्या आपके पास बनती है r के रूप में। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ऐसा त्रिकोणमितीय फलन जिसमें लंब और आधार आता है, तो उसमें हमारे पास बनता है tan अल्फा, तो हमारे पास बनेगा tan अल्फा लगभग बराबर है अल्फा के, जिसको हम लिख सकते हैं लाल बटे कक्का, लंब बटे आधार। लंब आपके पास है AP, आधार आपके पास है O। लंब आपके पास होता है H बटे U, इसका माइनस का। इसी प्रकार से बीटा का मान निकालते हैं, तो त्रिभुज AIP में आपको मिलेगा tan बीटा, जिसको हमने लगभग लिया बीटा के बराबर। ओके, AP बटे हमने लिख दिया इसको MI, या अपन लिख सकते हैं H बटे B। नेक्स्ट अपने पास है त्रिभुज ACP, त्रिभुज ACP में tan phi लगभग बराबर 5, इसको भी हमने लिखा AP बटे PC। ओके, इसको हमने लिखा H बटे R। ये हमारे पास आती है समीकरण नंबर 4। अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, समीकरण 3 में 4 को रख देते हैं। तो हमने समीकरण 3 व 4 से कमेंट किया, n1 अल्फा का मान है h बटे माइनस का u, प्लस n2 बीटा का मान है h बटे v बराबर n2 माइनस n1, फाई का मान आपके पास है h बटे r। तो स्टूडेंट्स h हमारे पास सब ओर से कैंसिल होता है, जिससे हमें मिलेगा n1 बटे u माइनस का प्लस n2 बटे v बराबर n2 माइनस n1 बटे r, या हम इसको लिख सकते हैं स्टूडेंट्स n2 बटे v माइनस n1 अपॉन u इज इक्वल टू n2 माइनस n1 बटे r। ये स्टूडेंट्स हमें वो फॉर्मूला प्राप्त है जो कि गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन को प्रदर्शित करता है, या आप यूं कह सकते हो कि पतले लेंस के द्वारा अपवर्तन का सूत्र हमें प्राप्त होता है। दोबारा से मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं स्टूडेंट, दोबारा से आप ध्यान दीजिएगा, जो स्टूडेंट लेट जुड़े हुए हैं हमारी क्लास में सुनिएगा। मैंने ये कहा कि हमारे पास LMN एक गोलीय वक्रपृष्ठ है जिसका अपवर्तनांक n2 है। हमने एक वस्तु को n1 माध्यम में बिंदु O पर रखा। बिंदु O इस वक्रपृष्ठ का मुख्य अक्ष कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, मुख्य अक्ष पर बिंदु है ये। हमने कहा कि इस वस्तु से आने वाली प्रकाश किरण वक्रपृष्ठ LMN पर आपतित होती है। ओके, अब इससे क्या होगा, अपवर्तन की घटना होगी। प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगा। अपवर्तन के फलस्वरूप हम कहते हैं कि जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो उसका वेग कम हो जाता है और वह विलंब की ओर झुक जाता है।
तो स्टूडेंट्स हमने कहा हमें इस OA आपतित किरण का प्रतिबिंब बिंदु I पर प्राप्त होता है। हमने बिंदु A पर एक अभिलंब बनाया, आपतित किरण इस अभिलंब के साथ आपतन कोण I बनाती है, ठीक है, और अपवर्तित किरण इस अभिलंब के साथ अपवर्तन कोण R का निर्माण करती है। ओके, चलिए हमने स्नेल का नियम लागू किया। स्नेल के नियम से हमने कहा, स्नेल का नियम आपके पास ये है, स्नेल के नियम से हमने कहा sin I अपॉन sin R इज इक्वल टू होता है n/1, जिसको आप लिख सकते हो n2 बटे n1, ठीक है। हमने क्रॉस गुणा कर दिया इसका, n1 sin I बराबर n2 sin R। हमने कहा sin I लगभग बराबर है किसके, I के, और sin R लगभग बराबर है R के, तो हमें प्राप्त होता है n1 I इक्वल n2 R, ठीक है। अब हमने चित्र की सहायता से I का और R का मान निकाला। हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज का जो बहिष कोण होता है वह आंतरिक सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है। तो हमने कहा कि इस I का मान आंतरिक सम्मुख कोण एक तो है अल्फा और एक हमारे पास बनता है फाई, तो हमने कहा I बराबर होगा अल्फा प्लस फाई, ठीक है। और अब हमें चाहिए मान R का, तो हमने कहा इस ट्रायंगल में AIC में R प्लस बीटा बराबर होगा फाई के, तो R बराबर आपको मिलेगा फाई माइनस बीटा। हमने इस समीकरण नंबर 2 को रख दिया समीकरण नंबर 1 में, ठीक है। तो आपके पास क्या बनता है, n1 I का मान आपके पास है अल्फा प्लस फाई बराबर n2 फाई माइनस बीटा। हमने इस प्लस ट्रांसपोज किया कि फाई वाली राशि को हम एक तरफ ले लेते हैं, तो हमने इस संख्या को बीटा को इधर ले जाएंगे तो प्लस का होगा, और n1 को उधर लेकर जाएंगे आप तो माइनस का बनेगा। तो हमने कहा n1 अल्फा, ये इधर आता है तो प्लस के n2 बीटा बराबर फाई कॉमन, n2 ये इधर गया था फाई तो माइनस का हो गया माइनस के n1, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमारा उद्देश्य ये है कि चित्र की सहायता से आपको अल्फा बीटा और फाई का मान यहाँ पर ज्ञात करना है। तो हमने स्टूडेंट्स बिंदु A से एक लंब डाला, ये लंब डाला हमने बिंदु A से, जिसको हमने AP नाम दिया। AP की ऊंचाई हमने मान ली h, और M और P के मध्य की दूरी यहाँ हमें अति अल्प प्राप्त होती है। तो ऐसी स्थिति में हमें अल्फा बीटा और फाई का मान निकालने के लिए हमने कहा कि वस्तु की वक्र पृष्ठ से दूरी u के रूप में अपने पास है, प्रतिबिंब की दूरी हमने पढ़ी v के रूप में अपने पास है, और वक्रता त्रिज्या हमें प्राप्त है कैपिटल R के रूप में। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अल्फा हमें लंब और आधार, ऐसा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चाहिए जिसमें लंब और आधार हमें प्राप्त होता है। तो हम जानते हैं कि tan अल्फा tan थीटा एक ऐसा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है जिसमें लंब और आधार हमें प्राप्त रहता है, जिसके आधार पर हमने कहा लंब AP बटे OP, AP का मान h है, OP का मान u के रूप में हमें प्राप्त होता है। ओके, ऐसे ही बीटा का मान हमने निकाला AIP ट्रायंगल से, तो हमें मिलेगा AP बटे PI, सॉरी मैंने यहाँ MI लिख दिया, बात कोई प्रॉब्लम नहीं है, M और P के मध्य की दूरी यहाँ पर हमारे पास अति अल्प है इस वजह से, ठीक है। तो H बटे V अपने को प्राप्त होगा। तीसरे ट्रायंगल के रूप में अपने पास बनता है फाई। हमने कहा AC और P, जिसमें AP बटे PC, AP हमें H है और PC हमारे पास R है। ये डिस्टेंस डिस्टेंस दूरी दाहिनी ओर है, इसलिए इनको हमने प्लस के रूप में लिया है। इन वैल्यू को हमने रखा समीकरण नंबर 3 में, तो हमें प्राप्त होगा n1 h बटे माइनस के u प्लस n2 h बटे v बराबर n2 माइनस n1 h बटे r, h कैंसिल हो जाएगा, आपको मिलेगा n1 बटे u माइनस का प्लस n2 बटे v बराबर n2 माइनस n1 और बटे r। यहाँ पर इसको लिख सकते हैं सिस्टमेटिक ढंग से n2 बटे v माइनस n1 बटे u इज इक्वल टू n2 माइनस n1 बटे r। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमने इस वीडियो में गोलीय पृष्ठ द्वारा अपवर्तन के सूत्र को हमने ज्ञात किया और पढ़ा। इसके पहले वाली वीडियो स्टूडेंट्स लाइव क्लास में 2 वीडियो मैंने इमरजेंसी में दोबारा से इसको रिसफल किया, लेकिन इसके पहले लाइव क्लास मेरी 3 बजे स्टार्ट हो चुकी थी, लेकिन नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से जो टॉपिक मैंने शुरुआत में बताया वो टॉपिक इसमें से मिस हो गया है।
तो मैं स्टूडेंट्स जो शुरुआत में मैंने उस वीडियो में बताया उस चीज को मैं दोबारा से यहाँ रिपीट कर देता हूँ। जो स्टूडेंट्स लेट जुड़ रहे हैं वो दोबारा से इस वीडियो को फॉलो करके अपने नॉलेज को आप अपनी इच्छा अनुसार ग्रोथ बना सकते हैं। चलिए, मेरे लेसन की शुरुआत में स्टूडेंट्स अपनी वीडियो में बताया था लेंस क्या होता है। लेंस से रिलेटेड स्टूडेंट्स मेरे पास जो टॉपिक है लेंस में, मैं आपको लेंस के बारे में बोल रहा हूँ कि लेंस पारदर्शी माध्यम, दो समान पारदर्शी माध्यम से घिरा हुआ एक पृष्ठ होता है जिसकी दोनों पृष्ठ वक्रीय या एक पृष्ठ वक्रीय और एक पृष्ठ समतल होती है, लेंस कहलाता है। लेंस स्टूडेंट्स सामान्यतया दो प्रकार के बनते हैं जिन्हें हम उत्तल लेंस और अवतल लेंस के नाम से जानते हैं। मैं दोबारा से बोर्ड पे आता हूं। लेंस के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। लेंस हमारे पास दो प्रकार के बनते हैं, एक तो होता है उत्तल लेंस और एक हमारे पास होता है अवतल लेंस। इसकी विशेषता के रूप में हम कहते हैं तो उत्तल लेंस बीच में से मोटे, ये लेंस बीच में से मोटे व किनारों से पतले होते हैं, किनारों से पतले होते हैं। जबकि अवतल लेंस स्टूडेंट्स जो आपके पास बनता है ये लेंस बीच में से पतले व किनारों से मोटे होते हैं। नंबर 2 के रूप में इस लेंस को स्टूडेंट्स अभिसारी लेंस के नाम से भी जाना जाता है। अभिसारी, इसको अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं? क्योंकि ये लेंस उत्तल लेंस जो होता है ये आपतित किरणों को एक बिंदु पर मिलाता है, इसलिए इसको अभिसारी लेंस के नाम से भी जाना जाता है। अवतल लेंस जो होता है इसको अपसारी लेंस के नाम से जाना जाता है क्योंकि ये आपतित किरणों को फैलाने का कार्य करता है, इसलिए इसको अपसारी लेंस के नाम से जानते हैं। तीसरी विशेषता के रूप में स्टूडेंट्स हमने इसका चित्र देखा था, यह इस तरह से। इनका सिंबल आपसे माध्यमिक बोर्ड परीक्षा में पूछा जाए तो आपको इसी तरह के सिंबल का यहाँ उपयोग करना होगा। और अवतल लेंस का सिंबल होता है इस तरह का, ट्री के आकार का। ये ट्री है, पेड़ के आकार का बनता है, जैसे पेड़ का तना बनाते हैं उस तरह का इसका आकार बनता है। ठीक है। नंबर 4 हमने कहा कि अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो सदैव पॉजिटिव होती है, जबकि अवतल लेंस की फोकस दूरी नेगेटिव प्राप्त होती है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी सदैव पॉजिटिव होती है जबकि अवतल लेंस की फोकस दूरी नेगेटिव होती है। अब स्टूडेंट्स कुछ इंपॉर्टेंट चीजें और जो मैंने आपको भी अपनी वीडियो में बताई थी शुरुआत में ही, लेकिन वो नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से डिस्कनेक्ट हो गई थी। मैंने आपको सबसे महत्वपूर्ण अंतर बताया था लेंस और दर्पण में अंतर, जो कि एक परिभाषा के रूप में बनता है कि लेंस दो पारदर्शी माध्यम से बना हुआ एक वक्रपृष्ठ होता है, जबकि दर्पण अपारदर्शी माध्यम से बना हुआ वक्रपृष्ठ होता है, जिसमें हम कहते हैं कि लेंस में दो वक्रपृष्ठ होती हैं जिसमें दोनों पृष्ठ वक्रीय या एक पृष्ठ वक्रीय और एक समतल का उपयोग किया जा सकता है, जबकि दर्पण जो होता है दर्पण में केवल एक ही पृष्ठ होती है जिसे हम परावर्तक सतह के नाम से जानते हैं। अगली विशेषता के रूप में अपन कहते हैं कि लेंस का निर्माण और निर्माण जो होता है अत्यंत जटिल होता है, काफी खर्चीला भी होता है और इसको रखना काफी जटिल भी होता है, कठिन भी होता है, जबकि दर्पण का निर्माण सरल होता है, कम खर्चीला होता है और इसे आसानी से सुगमता से रखा जा सकता है। अगली विशेषता के रूप में अपन कहते हैं कि लेंस बड़े लेंस जो होते हैं अपेक्षाकृत उनके द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है उस प्रतिबिंब में वर्ण विवर्तन, गोलीय विवर्तन का दोष होता है। जैसा मैंने आपको बोला था क्या होता है ये वर्ण विवर्तन का मतलब होता है वर्ण मतलब रंगों का फैलना। कोई चित्र आपको दिखाई दे रहा है और उसके साइड में चारों ओर आपको कलर बिखरे हुए दिखते हैं तो इसको हम कहते हैं वर्ण विवर्तन। जैसे कोई पिक्चर टीवी में जब कलर वगैरह हम कोई फोटो वगैरह देखते हैं तो उस दौरान उसके साइड में चारों कलर का आना वो भी एक वर्ण विवर्तन का दोष बनता है हमारे पास। जनरली अपन कहते हैं पिक्चर ट्यूब की स्टेट होती है ये। तो ऐसे ही लेंस जो होता है लेंस में भी जो प्रतिबिंब बने होते हैं उसमें भी वर्ण विवर्तन का दोष पाया जाता है।
गोलीय विस्थापन का मतलब होता है कि कोई सीधी वस्तु का वक्री रूप दिखाई देना, टेढ़ा दिखाई देना, वो गोलीय विस्थापन कहलाता है। तो हमने इस चीज को देखा है कि लेंस और दर्पण दोनों में अंतर क्या होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने आपको बोला भी है कि हमारे कोर्स में लेंस में उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस की विशेषता के रूप में हम कहते हैं कि इसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक होगा। वास्तविक है तो प्रतिबिंब उल्टा अवश्य बनेगा, लेकिन केवल एक स्थिति को छोड़कर। आप एक स्थिति को छोड़ दीजिए, बाकी सब स्थितियों पर इसका प्रतिबिंब वास्तविक ही बनेगा। और वह स्थिति आपके पास बनती है कि जब वस्तु को फोकस और प्रकाश केंद्र के मध्य रखा जाता है तो उत्तल लेंस के लिए यह प्रतिबिंब आभासी, सीधा और आवर्धित बनेगा। बाकी अन्य स्थितियों के लिए प्रतिबिंब वास्तविक, अवास्तविक है तो उल्टा तो जरूर बनेगा ही सही। इस तरह से हम अन्य स्थितियों का यहाँ पर निर्धारण कर सकते हैं। अवतल लेंस के द्वारा जो भी प्रतिबिंब बनेगा वो आभासी या काल्पनिक होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं अपनी इस वीडियो में आपसे कुछ सवाल पूछता हूँ जो आप अपनी फिजिक्स क्लासेस के आधार पर आप जवाब दे सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थोड़ा जवाब देने में स्पीड रखिएगा, जवाब फुर्ती से दीजिएगा और भी स्टूडेंट्स को आप ज्वाइन कीजिएगा। सबसे पहला कि कौन सा लेंस है जिसको अभिसारी लेंस के नाम से जाना जाता है? वह कौन सा लेंस है जिसे अभिसारी लेंस के नाम से जाना जाता है? वेरी गुड, उत्तल लेंस। वेरी गुड, उत्तल लेंस। वेरी गुड स्टूडेंट्स, उत्तल लेंस है जिसको अभिसारी लेंस के नाम से भी जाना जाता है। स्टूडेंट्स, वह कौन सा लेंस है जिसकी फोकस दूरी पॉजिटिव होती है? वह कौन सा लेंस है जिसकी फोकस दूरी पॉजिटिव होती है? वेरी गुड, थोड़ा फास्ट जवाब। वह कौन सा लेंस है जिसकी फोकस दूरी पॉजिटिव होती है? वेरी गुड। चलिए अगला सवाल स्टूडेंट्स मेरे पास है कि अपवर्तनांक का मात्रक क्या है? अपवर्तनांक का मात्रक क्या है? अपवर्तनांक का मात्रक क्या है? वेरी गुड, अभी तक केवल एक स्टूडेंट जवाब दिया है। वेरी गुड, अब जवाब एकदम से आने लगे हैं। सही जवाब है स्टूडेंट्स, मात्रकीन राशि होती है। स्टूडेंट्स, अपवर्तनांक मात्रकीन राशि है। मेरी बात सुनिएगा और मैं यहाँ पर कुछ पॉइंट्स आपको और बोल रहा हूँ अपवर्तनांक से संबंधित। देखिए, अपवर्तनांक एक मात्रकीन और एक विमाहीन राशि होती है। हम जो भी अपवर्तनांक को यहाँ पढ़ते हैं वो एक निरपेक्ष अपवर्तनांक का रूप होता है। हम किसी भी वस्तु के अपवर्तनांक को बोलते हैं ना तो वह हमारे पास एक निरपेक्ष अपवर्तनांक को पढ़ता है। जैसे मैंने आपको कहा पानी का अपवर्तनांक 4/3 होता है, तो किसके सापेक्ष है ये निर्वात के सापेक्ष है। ये किसके सापेक्ष है? निर्वात के सापेक्ष। तो ध्यान रखिएगा कि हम किसी भी वस्तु का जब अपवर्तनांक बोलते हैं तो वो निर्वात के सापेक्ष अपवर्तनांक को लेकर बोला जाता है। लेकिन हम सामान्य बोलचाल में बोल देते हैं कि वस्तु का अपवर्तनांक इतना होता है ना। लेकिन एक जनरल याद रखिएगा कि इसको निरपेक्ष अपवर्तनांक के रूप में ज्ञात किया जाता है। ओके, जैसे मैंने आपको कहा कांच का अपवर्तनांक 1.5 है, किसके सापेक्ष? निरपेक्ष अपवर्तनांक। वायु या निर्वात के सापेक्ष, सॉरी निर्वात लिया जाता है माध्यम के लिए, तिरुला करने के लिए निर्वात माध्यम लिया जाता है। अच्छा, प्रकाश का सर्वाधिक वेग किस माध्यम में होता है? प्रकाश का सर्वाधिक वेग किस माध्यम में होता है? प्रकाश का सर्वाधिक वेग किस माध्यम में होता है? वेरी गुड, माध्यम निर्वात में। और इसके बाद की भी अपन बात करें ना तो वायु, क्योंकि यदि मैं ये कहता हूं कि सबसे कम किसमें बनता है तो निर्वात और वायु लगभग हमारे पास एक सिमिलर राशि के रूप में काउंट है दोनों, जिसमें हम दोनों को एक जैसे माध्यम के रूप में यहाँ पर ले सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए स्टूडेंट्स मैं एक चीज अपवर्तनांक के बारे में आपको बता रहा था। अपवर्तनांक की एक विशेषता और भी है, आप ध्यान जानते हो तो, कि
अपवर्तनांक मात्रकीन और विमाहीन राशि के साथ साथ यह पदार्थ के रंग, माध्यम की प्रकृति, प्रकाश के रंग, ताप पर निर्भर करता है। ये याद भी रखना, अच्छा सवाल भी है आपके पास कि अपवर्तनांक कौन सी भौतिक राशियों पर निर्भर करता है। तो प्रकाश के रंग पर, माध्यम की प्रकृति पर, ठीक है, और ताप पर। तरंगदैर्घ्य रंग में ही शामिल हो जाता है, लेकिन कई बार कई किताबों में इसको अलग भी लिखा होता है कि प्रकाश के रंग एवं तरंगदैर्घ्य। तो रंग, तरंगदैर्घ्य, माध्यम की प्रकृति, ये हमारे पास अंडरस्टूड होता है। तो आप विशेष याद रखिएगा कि अपवर्तनांक जो होता है प्रकाश के रंग, माध्यम की प्रकृति, तरंगदैर्घ्य, ताप पर निर्भर करता है। चलिए अगला सवाल अपन लेते हैं कि वे लेंस जो बीच में से पतले होते हैं किस नाम से जाने जाते हैं। वे लेंस जो बीच में से पतले होते हैं किस नाम से जाने जाते हैं। वेरी गुड। ऐसे लेंसों को अवतल लेंस के नाम से स्टूडेंट्स जाना जाता है। ऐसे लेंस को अवतल लेंस के नाम से जाना जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए अगला सवाल हमारे पास है कि लेंस में कितने पृष्ठ होते हैं। लेंस में कितने पृष्ठ होते हैं। वेरी गुड। लेंस में दो पृष्ठ होते हैं जिन्हें हम दोनों वक्रीय पृष्ठ या एक पृष्ठ वक्रीय और दूसरा पृष्ठ समतल के रूप में हम ले सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट। चलिए यदि मैं एक प्रकाश किरण को विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता हूं तो उसका वेग, उसके वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता हूं तो उसके वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। वेरी गुड, वेरी गुड स्टूडेंट्स। नहीं, विरल से सघन में जब प्रकाश किरण को प्रवेश कराया जाता है तो वेग घटता है। ठीक है स्टूडेंट्स, वेग में कमी होती है जिससे वो किरण क्या होती है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। ठीक है। चलिए अगला सवाल अपने पास स्टूडेंट्स है कि लेंस कितने प्रकार के होते हैं। हालांकि पहले भी पूछा है मैंने आपसे ये सवाल, लेंस कितने प्रकार के होते हैं। वेरी गुड। लेंस दो प्रकार के बनते हैं जिन्हें हम उत्तल लेंस और अवतल लेंस के नाम से जानते हैं। वह कौन सा लेंस है जो सभी स्थितियों के लिए आभासी प्रतिबिंब बनाता है। सभी स्थितियों के लिए आभासी प्रतिबिंब बनाता है। सभी प्रतिबिंब के लिए आभासी, सभी वस्तुओं के लिए, सभी स्थितियों के लिए आभासी प्रतिबिंब बनाता है। वेरी गुड स्टूडेंट्स, अवतल लेंस। आंसर है आपका अवतल लेंस। अवतल लेंस एक ऐसी स्थिति आपके पास बनाता है जिस पर आप सभी वस्तुओं के लिए, सभी स्थितियों के लिए, चाहे वो वस्तु को आपने F रखा, 2F रखा, F और 2F के मध्य रखा या अनंत पे रखा या कहीं पर भी आपने फोकस पे रखा, तो ऐसी स्थिति में उसका प्रतिबिंब आपको आभासी रूप में ही प्राप्त होगा। ऐसा कौन सी स्थिति है जिसके लिए उत्तल लेंस आभासी प्रतिबिंब बनाता है। ऐसी कौन सी स्थिति है जिसके लिए उत्तल लेंस आभासी प्रतिबिंब बनाता है। ऐसी कौन सी स्थिति है जिसके लिए उत्तल लेंस आभासी प्रतिबिंब बनाता है। वह स्थिति बताइए जब उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब आभासी प्राप्त होता है। वह स्थिति बताइए जिसके लिए प्रतिबिंब आभासी प्राप्त होता है। वेरी गुड। जब वस्तु को फोकस तथा प्रकाश केंद्र के मध्य रखा जाता है। वेरी गुड स्टूडेंट्स, जब वस्तु को फोकस, किसके, उत्तल लेंस के फोकस और प्रकाश केंद्र के मध्य रखा जाता है तो जो प्रतिबिंब आपको प्राप्त होगा वो आभासी होगा, सीधा होगा और आवर्धित होगा। आभासी, सीधा। यदि आपके पास है ऐसे यूनिक लेंसों के लिए यूनिक स्थिति आपके पास होनी चाहिए तो हमेशा प्रतिबिंब आवर्धित आपको प्राप्त होता है, काफी बड़ा बनता है, वस्तु से काफी अत्यधिक गुना बनता है। ओके स्टूडेंट्स।
चलिए अगला और आखिरी सवाल हमारे पास है स्टूडेंट्स कि अपवर्तन और परावर्तन मैं ही एक्सप्लेन कर देता हूँ क्योंकि आप इतना बड़ा जवाब टाइप नहीं कर पाएंगे। अपवर्तन और परावर्तन दोनों में मुख्य अंतर क्या होता है? तो स्टूडेंट्स परावर्तन में होता है कि प्रकाश किरण सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में प्रवेश कर जाती है, जबकि अपवर्तन में प्रकाश किरण का एक माध्यम से दूसरे भाग में प्रवेश होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, एक भाग से दूसरे भाग में प्रवेश होता है। अगला मैं इसी में एक अंतर और आपको बताता हूं कि जो परावर्तन होता है, परावर्तन में आपके पास आपतित किरण की तीव्रता में परिवर्तन होता है परावर्तन के बाद। ठीक है ना, मतलब जब प्रकाश किरण सतह से टकराने के बाद जो परावर्तित किरण होगी उसकी तीव्रता परिवर्तित होगी। बाकी तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति और वेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जबकि अपवर्तन की घटना में आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है, बाकी सब राशियों में परिवर्तन होता है। ओके स्टूडेंट्स, मैं आपसे कुछ बात यहाँ पर और करना चाहता हूँ जिसमें मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि अपने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सिलेबस के अनुसार यदि आप देखते हो तो उसने अपने को केवल अपने इस सिलेबस में लेंस का टॉपिक डाल रखा है। ठीक है, लेकिन स्टूडेंट्स आप खुद अंडरस्टूड है, खुद समझदार है, इसके लिए भी आप सिलेबस को रीड करेंगे तो आप देखेंगे कि कुछ ऐसे पॉइंट्स भी है परावर्तन में और अपवर्तन में जिसके आधार के बिना आप लेंस को कंप्लीट नहीं कर सकते। तो मेरा सजेशन स्टूडेंट्स यहाँ पर ये है आपसे कि हमने आपको, हालांकि क्लास में तो आपको नहीं पढ़ाया जाता होगा, इस चीज को नहीं पढ़ाया जाएगा, लेकिन आप यहाँ पर हमारे इस वीडियो में आप परावर्तन से लेकर अभी तक में ये कोर्स आपका यहाँ से स्टार्ट बनता है आपके नए सिलेबस के अनुसार। तो मैं आपसे सजेशन देता हूँ आपको कि आपको जितनी वीडियो मैंने बनाकर डाल रखी है उनको भी आप एक बार बार देखते रहे, तो उससे आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और आपको ये डेरिवेशन काफी इजी लगेगी, समझ में भी आपको आएंगी, कुछ नियमों की जानकारी आपको मिलेंगी, कुछ शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो भी आपके तैयार होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय, गुड लक।